के साथ था। उसके पिता उसे वार्न करते हैं कि इंसानों की बस्ती में जाना खतरे से खाली नहीं, मगर जय उनकी नसीहत को अनसुना कर इंसानों की दुनिया में चला आया। अचानक उसकी नींद टूटती है और वो हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे गिर जाता है। खैर, वो अपनी इंसानी फैमिली के पास गया और नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद वो अपनी सौतेली माँ एना और बहन मेलोडी के साथ हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए निकल पड़ा। सफर के दौरान जय ने गौर किया कि 2 कौवे लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जय के जहन में चिंता होने लगी कि आखिर ये माजरा क्या है। रात होने पर वो एक होटल में रुके। वहाँ एना क्लियर वाटर हाई स्कूल के बारे में जानकारी पढ़ रही थी। जय ने धीरे से कहा, माँ, स्कूल में मेरा दाखिला होने के बाद आपकी सबसे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। एना ने बड़े प्यार से उसे टोका, कैसी फजूल बातें कर रहे हो जय, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह चाहती हूँ। अगर तुम्हें स्कूल में अच्छा न लगे तो बेझिझक बताना, मैं तुम्हें फौरन घर ले आऊंगी। उसने जय को गले लगा लिया, जिससे जय के दिल को थोड़ा सुकून मिला। आधी रात के सन्नाटे में कुछ आहटें हुई, जिससे जय की आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि 4 भेड़िए एक माइन सेफ्टी साइट के अंदर दाखिल हो रहे थे। जय ने उन्हें नजरअंदाज किया और दोबारा सो गया। अगले दिन वे क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच गए। वहां जय ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वही 2 कौवे अचानक इंसानी शक्ल में बदलकर स्कूल के अंदर चले गए। जय ये मैजिक देख दंग रह गया। स्कूल की प्रिंसिपल लीसा जय और उसके परिवार को अपने दफ्तर ले गईं। उन्होंने सवाल किया, क्या आप जय के असली माँ बाप के बारे में कुछ जानती हैं? एना ने बताया, हमें उसके असली माता पिता के बारे में कोई इल्म नहीं। ये मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था। इसके कपड़े तार तार थे और इसे अपना नाम तक याद नहीं था। मैं बाल कल्याण संस्था में काम करती हूँ, इसलिए इसकी हालत देख मैंने इसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। एना ने आगे कहा, मैं इसे घर पर ही पढ़ा रही थी, पर अब इसका स्कूल जाना जरूरी है। इसका कोई दोस्त नहीं है और कल ही इसने अपने बड़े भाई मेल्टन से लड़ाई की। मेलोडी ने बीच में टोकते हुए कहा, मॉम, जय को इतना तेज गुस्सा आया था कि उसने भाई का चेहरा खरोंच डाला। एना ने मेलोडी को खामोश कराया और उलझन भरे अंदाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि जय ने उसे इतना जख्मी कैसे किया। इसके नाखून तो इतने बड़े भी नहीं है। प्रिंसिपल लीसा मुस्कुराई और बोली, मैंने ये स्कूल 3 साल पहले उन बच्चों के लिए शुरू किया था जिन्हें लगता है कि वो दूसरों से अलग हैं। मेरा मानना है कि हमारा स्कूल जय के लिए बेहतरीन रहेगा। एना ने हैरानी से पूछा, पर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? लीसा ने जवाब दिया, मैं उन सब पर नजर रखती हूँ जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। आपको जय की फीस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप एंड्रू मिलिंग को तो जानती ही होंगी। वो कई बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और हमारे स्कूल के पेट्रन भी हैं। जय को यहाँ लाने का मशवरा उन्हीं का था। ये सुनकर जय और एना के चेहरों पर खुशी आ गई। लीसा ने एना और मेलोडी को बाहर भेज दिया और जय से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारे बारे में जानकर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम एक शिकारी यानी प्रेडेटर हो। जय सन्न रह गया। उसने पूछा, आपको ये सब कैसे मालूम? लीसा ने राज खोलते हुए कहा, जय, इस स्कूल में मौजूद हर शख्स एक शेप शिफ्टर है। हम अपनी मर्जी से इंसान से जानवर बन सकते हैं, इसीलिए हमें वुड वॉकर्स कहा जाता है। अब बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है? जय ने धीरे से कबूल किया, मैं एक पूमा हूँ। लीसा ये सुनकर बेहद खुश हुई। उन्होंने तसल्ली दी, अब घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें दोनों दुनियाओं में तालमेल बिठाना सिखाएंगे। तुम अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकोगे। वैसे क्या तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी हकीकत पर कोई शक है? जय ने कहा, नहीं, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं एक पूमा हूँ। उन्हें बस ये लगता है कि मैं थोड़ा अजीब हूँ। लीसा ने समझाया, ये अच्छी बात है, क्योंकि इंसान समझते हैं कि हमारे जैसा कोई वजूद ही नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक एक तेज अलार्म गूंज उठा। जय को उस आवाज से काफी तकलीफ होने लगी। लीसा उसे बाहर ले गई, जहां बहुत सारे वुड वॉकर्स अपने एनिमल फॉर्म्स में मौजूद थे। वहां एना और मेलोडी भी खड़ी थीं और उन्हीं की मौजूदगी की वजह से वो अलार्म बज रहा था। लीसा ने उसे बंद किया और एक स्टूडेंट को उन्हें वहां से ले जाने को कहा। लीसा ने जय को बताया, ये सब तुम्हारी तरह वुड वॉकर्स हैं और ये अलार्म हमें इंसानों की मौजूदगी की इत्तला देता है। दोनों स्कूल के अंदर जाने लगे। तभी जय गलती से जेफरी के दोस्त से जा टकराया। वो चारों भेड़िए थे और उनकी नजरों में जय के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। जेफरी, जो एक भेड़िया था, अपनी फितरत के मुताबिक जय को डराने की कोशिश करने लगा। माहौल में कड़वाहट बढ़ गई थी। जय ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अपने तेज नाखून बाहर निकाल लिए। दोनों के बीच जंग छिड़ने ही वाली थी कि तभी प्रोफेसर जेम्स ने दखल दिया और मामला शांत कराया। एना ने फिक्रमंदी से जय से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद आया? क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगे? जय अपनी शक्तियों पर महारत हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने क्लियर वाटर स्कूल में
रुकने का फैसला कर लिया। उसी वक्त वहां एंड्रू मिलिंग आ गए। एना और मेलोडी जय को भारी मन से अलविदा कहकर वहां से रुखसत हो गईं। प्रिंसिपल लिसा जय को एंड्रू के पास ले गईं। एंड्रू ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हें पुमा की आजाद जिंदगी पसंद नहीं आई जो तुम इंसानों की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में चले आए? जय ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे अपनी वो जिंदगी अजीज थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मैं इंसानों के रहन सहन को करीब से देखना चाहता था, बस इसीलिए यहाँ चला आया। लिसा ने जय को उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए एक राज की बात बताई कि एंड्रू भी उसकी तरह एक पूमा ही है। उसे कमरे में छोड़कर लिसा चली गई। तभी एक नन्ही गिलहरी खिड़की से अंदर आई और जय को दूसरी तरफ मुड़ने का इशारा कर पलक झपकते ही एक लड़की में बदल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम होली है। तभी जय का रूममेट वहां पहुंचा जो एक खरगोश था। जैसे ही उसे पता चला कि उसका रूममेट एक खूंखार पूमा है, उसके हाथ पांव फूल गए और वो जान बचाकर वहां से भाग निकला। उसे डर था कि कहीं जय उसे अपना निवाला न बना ले। खैर, होली ने जय को स्कूल की पोशाक दी और उसे शेप शिफ्टिंग क्लास के लिए ले गई। रास्ते में उनकी मुलाकात लू से हुई जो एक एल्क हिरन की प्रजाति थी। लू ने एक चौंकाने वाली खबर दी, कल रात फिर से इंसानों की माइन पर हमला हुआ है। जय समझ गया कि ये वही हमला था जिसका मंजर उसने पिछली रात देखा था। होली ने जय को हिदायत दी, हमारी क्लास के मास्टर एलवुड हैं और लू उन्हीं की बेटी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उनके सामने लू से ज्यादा गुफ्तगू न करो। क्लास शुरू हुई और एलवुड ने जय को अपने असली जानवर के रूप में आने को कहा। तभी ब्रैंडन नाम का एक लड़का अपनी बाइसन जंगली भैंस फॉर्म में आ गया, मगर वो दोबारा इंसान नहीं बन पा रहा था और झेप कर वहां से चला गया। जय को भी पूमा बनने में मुश्किल हो रही थी। वो हार मानकर जाने लगा, पर लिसा ने उसे रोक लिया। उन्होंने जय से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी पूमा फैमिली को याद करो। उस गहरे ध्यान में जय को अपना असली नाम याद आया, कैराग। यादों के उस सैलाब ने अपना असर दिखाया और जय यानी कैराग एक शानदार पूमा में तब्दील हो गया। लिसा और एंड्रू ये देखकर बेहद खुश हुए। देखते ही देखते बाकी स्टूडेंट भी अपने अपने जंगली रूपों में आ गए। खुद प्रिंसिपल लिसा एक ईगल बन गई और ऊंचाई से सबको स्कूल की अहमियत समझाने लगी। दिन ढला और सब अपने कमरों की ओर चल दिए। कैराग का पुराना रूममेट तो डर के मारे लौटकर नहीं आया, इसलिए अब ब्रैंडन उसका नया साथी बना। जल्द ही कैराग, होली और ब्रैंडन की पक्की दोस्ती हो गई। कैंटीन में कैराग की नजर उन दो कौवों पर पड़ी, शैडो और रिंग, जो साये की तरह उस पर नजर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जेफरी और उसके साथी एक मासूम स्टूडेंट को तंग कर रहे थे। कैराग ने बीच बचाव किया तो भेड़ियों का वो झुंड कैराग पर बरस पड़ा। तभी प्रोफेसर जेम्स वहां आए और उन्हें डांट कर भगाया। उन्होंने कैराग को समझाया, एक शिकारी कभी दूसरे बेगुनाह को चोट नहीं पहुंचाता। जेफरी भले ही तुम्हारा दुश्मन हो, पर तुम इस तरह खुलेआम उनसे नहीं लड़ सकते। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझ तक चले आना। अगली क्लास फाइटिंग की थी। एंड्रू खुद कैराग का हुनर देखने वहां मौजूद थे। एक छात्रा ग्रिजली बियर के रूप में रिंग में उतरी। टीचर ने पहले ब्रैंडन को भेजा, पर वो डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गया। अब बारी कैराग की थी, मगर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। एंड्रू ने उसे एक खास पोटली सूंघने को दी। उसकी खुशबू ने कैराग के अंदर के जानवर को जगा दिया। वो पूमा बना और बड़ी फुर्ती से उस भालू को जख्मी कर शिकस्त दे दी। एंड्रू कैराग की काबिलियत के कायल हो गए और बोले, कैराग, मैं तुम्हारा मेंटोर बनना चाहता हूँ। कैराग की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने फौरन हामी भर दी। जाते जाते एंड्रू ने वही पोटली कैराग को तोहफे में दे दी। तभी जेफरी ने आकर उसे ललकारा, अगर वाकई हिम्मत है तो आज रात स्कूल से दूर मेरा मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। रात के अंधेरे में कैराग, होली और ब्रैंडन के साथ तय की हुई जगह पर पहुंचा। मुकाबला शुरू हुआ, पर जेफरी ने धोखाधड़ी की। उसने अकेले लड़ने का वादा किया था, मगर उसके चारों साथी भेड़ियों ने मिलकर कैराग पर धावा बोल दिया। दोस्त को मुसीबत में देख ब्रैंडन भी अपनी विशाल बाइसन फॉर्म में आया और भेड़ियों को तहस नहस करने लगा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कैराग ने जेफरी को दबोच लिया। अब जेफरी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अपनी हार मानकर साथियों के साथ दुम दबाकर भाग गया। उन्हें लगा कि किसी को पता नहीं चला, मगर दूर एक उल्लू की तेज आंखें ये सारा मंजर देख रही थीं। अगले दिन क्लास में माहौल कुछ भारी था। प्रोफेसर जेम्स की बाज जैसी नजरों से कैराग और जेफरी के जख्म छिप न सके। उन्हें अंदाजा हो गया कि रात में कोई बड़ी जंग हुई है। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए पांचों को फौरन डॉक्टर के पास भेज दिया। उसी दोपहर एंड्रू मिलिंग कैराग को अपने साथ बाहर ले गया। कैराग के जहन में एक सवाल बार बार कौंध रहा था। उसने पूछ ही लिया, एंड्रू, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? एंड्रू ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, कैराग, मुझे एक बहुत जरूरी मकसद को अंजाम देना है और उस मिशन में मुझे तुम्हारी काबिलियत की जरूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? कैराग ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जब एंड्रू उसे वापस स्कूल छोड़कर गया तो होली और ब्रैंडन ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की, मगर
मगर कैराग खामोश रहा। वो चुपके से लू के पीछे निकल गया, जो जंगल के बीचों बीच वुड वॉकर्स काउंसिल की गुप्त मीटिंग पर नजर रखे हुए थी। लू ने फुसफुसाते हुए बताया, काउंसिल को शक है कि क्लियर वोटर स्कूल के कुछ छात्र इंसानों पर हमला करने की फिराक में है, इसीलिए ये हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। तभी वहां प्रिंसिपल लीसा आ गई। इससे पहले कि काउंसिल की नजर इन पर पड़ती, दोनों वहां से दबे पांव भाग निकले। रास्ते में कैराग ने अपना शक जाहिर किया। स्कूल आने से पहले मैंने जेफरी और उसके साथियों को एक माइन में घुसते देखा था। यकीनन वो लोग ही इंसानों के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। इन बातों के बाद कैराग एंड्रू के साथ शिकार पर निकल गया। दोनों पुमा के रूप में जंगल की खाक छान रहे थे कि तभी उनकी नजर एक शिकारी पर पड़ी। एंड्रू के लहजे में तलखी आ गई। अगर मैं एक वुड वॉकर ना होता तो इस शिकारी का काम तमाम कर देता, पर मुझे पूरी स्कूल की सलामती का सोचना पड़ता है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो और अपने शिकार पर ध्यान लगाओ। सामने एक हिरन थी। कैराग ने दबे पांव उसका पीछा किया और बड़ी फुर्ती से उसे अपना शिकार बना लिया। वापस इंसानी रूप में आते वक्त कैराग थोड़ा भावुक हो गया। उसने पूछा, मुझे अपनी इंसानी फैमिली की बहुत याद आती है, क्या आपकी भी कोई फैमिली थी? एंड्रू की आंखों में एक पुराना दर्द चमक उठा। मेरी एक बीवी और नन्ही सी बेटी थी, जिन्हें बेरहम शिकारियों ने मार डाला। इसीलिए मैं इन इंसानों को खदाने बनाने से रोक